हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल सजेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम यूपी ट्रिपल वीडियो एग्ज़ाम के लिए जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। तो आज हमारा ये 9 नंबर का प्रैक्टिस सेट होगा। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? बताइए भाई। कहने कि लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा या धौलावीरा। तो बताइए भाई कौन सा इसमें जो है हड़प्पा काल का नगर था जो 3 भागों में विभाजित था। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। धौलावीरा जो है, या जो है नगर हड़प्पा काल का जो 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, या जो है गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। तो ये इनका स्थान भी बहुत पूछा जाता है भाई कहाँ स्थित है। तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ठीक, और देखिए लोथल भी कहाँ स्थित है? ये आपका गुजरात में है। ये एक बंदरगाह था। देखिए मोहनजोदाड़ो जिसे मृतकों का टीला कहते हैं, या जो है कहाँ स्थित है भाई? या जो है पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। ठीक है, और देखिए ये कालीबंगा है, जो ये कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में है। राजस्थान में है। तो ये कई बार पूछा गया कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका भाई कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है, देखिए जो धौलावीरा है इसको जो है यूनेस्को ने इस साल को भारत के 40वें विश्व स्थल के रूप में घोषित किया। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? कौन सा इसमें उपवेद नहीं है? कहें कि धनुर्वेद, शस्त्र शास्त्र, सी कह रहे हैं कि आयुर्वेद, या डी कह रहे हैं कि योग वेद। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, या जो है उपवेद नहीं है। देखिए आपके उपवेद मुख्यतः कितने हैं? 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? आयुर्वेद है, गंधर्व वेद है, शिल्प वेद है, या इसी को स्थापत्य वेद भी कहते हैं, और शास्त्र वेद है। ठीक, तो इस प्रकार ये योग वेद नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और वेद आपके कितने हैं? तो भैया आप वेद के 4 हैं, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। जो ऋग्वेद है आपका सबसे प्राचीनतम वेद है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला देखते हैं। करें कि पहली बार भारत पर आक्रमण करने वाला मुस्लिम कौन था? देखिए 712 ईस्वी में जो है पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था। तो कहने कि वो कौन था बंदा इसमें? करें देखा ये नंबर फिरदौस शाह था, मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद बिन कासिम था, या महमूद गजनबी था। बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा। मोहम्मद बिन कासिम था। जो भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो है 712 ईस्वी में अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। यह जो है इराक के हाकिम से अल हज्जाज ने मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों के सिंध पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो यह जो है सिंध पर आक्रमण किया था। तो उस समय जो है वहाँ का शासक कौन थे? शासक जो है दाहिर थे। सिंध पर जब इसने 1712 ईस्वी पर मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किए थे, तो वहाँ के शासक कौन थे भाई? दाहिर थे। ठीक है, और यहाँ जो है सिंध को पराजित कर दिए थे। या जो यहाँ पर जो एक है फारसी ग्रंथ है चचनामा में अरबों द्वारा सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक है, किसमें? चचनामा में जो है एक फारसी ग्रंथ है जिसमें जो है सिंध विजय की जानकारी मिलती है। ठीक, तो इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहीं खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में स्थित है? कहीं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, या महाराष्ट्र में? बताइए खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारक किस राज्य में है? तो कहाँ से हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में है। तो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है खजुराहो। यह जो है चंदेल राजाओं द्वारा बनवाया गया था। क्यों भाई? चंदेल राजाओं द्वारा इसे क्या किया गया था? बनवाया गया था। इसका निर्माण जो है 950 ईस्वी से एवं 1050 ईस्वी के बीच में जो है इसका निर्माण कराया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कहने कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से से संबंधित है? मतलब ये पाल जो साम्राज्य भारत के किस भाग में ये फैले हुए थे? कहने कि पश्चिम बंगाल में, पूर्वी, दक्षिणी, या उत्तरी? तो बताइए भाई किस में फैले हुए थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर चला जाएगा। ये जो है पूर्वी भाग हिस्से में जो है पाल साम्राज्य फैला हुआ था। देखिए पाल वंश की स्थापना जो है किसने किया था? गोपाल ने किया था। किसने भाई? गोपाल ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी।
और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? धर्मपाल। धर्मपाल जो है, या जो इसमें जो है इस वंश का सबसे महान शासक था धर्मपाल, जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आपसे ये भी पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय की किसने स्थापना की थी या किसने बनवाया था? तो ये आप याद रखिए, धर्मपाल ने। ठीक है, तो इस प्रकार आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहने कि दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो बताइए भी, कोलाचेल की लड़ाई में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, तो कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर चला जाएगा, मर्तंड वर्मा। मर्तंड वर्मा जो है ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किए थे? इन्होंने परास्त किया था। ठीक है, तो दक्षिण भारत के ये जो राजा थे 1791 ईस्वी में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिए थे? ये परास्त कर दिए थे। ठीक है, देखिए डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में कब आई थी? 1605 ईस्वी में आई थी। देखिए इनका जो है इनका जो पतन हुआ था डच ईस्ट इंडिया, ये जो है वेदरा का युद्ध में। कौन भाई? वेदरा। ये भी वेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1759 में। 1759 ईस्वी में यहाँ से अंग्रेज और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में जो है युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेजों ने इनको परास्त कर दिया था, और यहीं से जो है डच जो है यहाँ से वेदरा के युद्ध से ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाता है भारत में इनका वर्चस्व। ठीक है, इस प्रकार आपका सी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। तो वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था भाई? इसको याद रखिएगा, और किनके मध्य हुआ था। ठीक, तो अंग्रेजों और डचों के बीच में 1759 ईस्वी में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी आप काफी अच्छा प्रश्न है। कह रहे हैं कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? बताइए। कह रहे हैं कि 1748 में, 1757 में, 1764 में या 1782 ईस्वी में? तो बताइए। तो प्लासी का युद्ध जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चला जाएगा, 1757 ईस्वी में हुआ था। ठीक, तो यह अंग्रेजों तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। किसके बीच में? सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें जो है अंग्रेज सिराजुद्दौला जो थे परास्त हो गए थे। और उस समय जब अंग्रेजों ने फिर जो है मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया था। ठीक है, तो इस समय जो प्लासी का युद्ध, जो अंग्रेजों का जो सेनापति था वो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन था भाई? रॉबर्ट क्लाइव था। ऐसा भी आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध में जो अंग्रेजों का सेना नायक कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। ठीक, इसमें जो है सिराजुद्दौला परास्त हो गए थे। ठीक, तो इस प्रकार भी आपका सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। कहें कि बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। ठीक है, तो बताइए। देखिए बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 12 अगस्त 1765 ईस्वी को जो है 1765 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह जो है शाह आलम द्वितीय, किसके भाई? शाह आलम द्वितीय के बीच में, शाह आलम द्वितीय के बीच और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुआ था। तो इसमें जो है जो शाह आलम द्वितीय परास्त हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया भाई? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि की, जिसके इनके शर्त जो हैं ये थे। देखिए इनका जो पहला शर्त था, मुगल बादशाह में बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी कंपनी को क्या कर देंगे? सौंप देंगे। ठीक है, कंपनी ने मुगल बादशाह को वार्षिक 26 लाख रुपए देने का क्या किया? स्वीकार किया। ठीक है, तो इसमें कुछ ये शर्तें रखे थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, 26 लाख रुपए। क्या भाई? 26 लाख रुपए जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष भुगतान करने के लिए सहमत हो गई थी। ठीक, तो बी नंबर हो गया। तो याद रखिएगा भाई, इसका युद्ध कब हुआ था? 1765 में, और यह संधि किसके हुई थी? क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? कह रहे कि भारत सरकार अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कह रहे निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? बताइए। कह रहे कि नेहरू, गांधी, जेपी नारायण, एम.एन. राय। बताइए भाई किसने किया था? चलिए देखिए 1935 में संविधान सभा का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था भाई? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एम.एन. राय। एम.एन. राय।
चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? बताइए। तो करें कि 12, 13, 15 या 17। देखिए क्वेश्चन आया था पिछले साल यूपी का जब पेपर हुआ था 18-19 में। बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ तक सी नंबर चला जाएगा। जो भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी, सदस्य थी भाई? 15 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है करें कि संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। तो संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताना है। करें कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, बी पट्टाभी सीतारमैया थे, या एच.सी. मुखर्जी थे, या के.एम. मुंशी थे? बताइए भाई कौन से थे? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी जो हैं ये थे उप समिति के अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। करें कि उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। बताइए भी कौन सा है? नेपाल, चीन, म्यांमार या बांग्लादेश? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश जो है भारत अपने पड़ोसियों से सबसे लंबी सीमा साझा करता है, जिसकी कुल कितनी लंबाई है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, तो इतनी जो है लंबाई सीमा जो है भारत जो है बांग्लादेश के साथ सीमा करता है। सेकंड नंबर पे कौन है? चीन है। ठीक है, सेकंड नंबर पर चीन है और थर्ड नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, तो और फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान, फिर अफगानिस्तान। ठीक है, तो आपकी जो सीमा जो है भारत की लगती है कितने स्थल से? तो ठीक है, तो इस प्रकार ये आप याद रखिएगा। तरह की भारतीय प्रायद्वीप स्पेस तक फैला हुआ है, अरब सागर से, हिंद महासागर से, हिमालय से या बंगाल की खाड़ी से। तो कहाँ तक ये भाई फैला हुआ है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर चला जाएगा, हिंद महासागर तक फैला। भारतीय प्रायद्वीप जो है हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक, तो भारतीय प्रायद्वीप का विस्तार जो है कन्याकुमारी तक है, इस प्रकार इसका विस्तार हिंद महासागर तक है। ठीक, तो बी नंबर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहना कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? बताइए। तो कर्क रेखा आप जानते हैं 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें आपका कौन सा है? गुजरात है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल जिसे बोलते हैं वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो बताइए भी, तो कह रहे हैं कि किसमें से गुजरती है? तो कौन से भी? तो देखिए असम से नहीं गुजरती, और असम को आप छोड़िए, जिसमें देखा 1, 2, 4 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी नंबर सही हो जाएगा। तो 1, 2, 4 से गुजरती, मतलब गुजरात, झारखंड, मिजोरम। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने की सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल नहीं, देखिए नहीं वाला पूछा, नहीं खाता। कहने की नेबुलर्स परिकल्पना, आर्किमिडीज या ज्वारी हाइपोथेसिस, जेम्स जीन्स और हैरोल्ड जेफरी, ग्रेही हाइपोथेसिस, जेम्बरलिन्स और मोल्टन, या गैसी हाइपोथेसिस कांट? बताइए कौन सा इसमें नहीं मेल खाता? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, नेबुलर्स परिकल्पना, आर्किमिडीज। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहते सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं कहलाता है? कह प्रकाश मंडल, स्थल मंडल, वर्णमंडल या वातावरण? तो बताइए भी किसको आप कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए नंबर इसका चला जाएगा, प्रकाश मंडल। तो सूर्य का दीप्तमान अमुक जिसे हम देखते हैं कहलाता है प्रकाश मंडल। देखिए सूर्य का जो वातावरण मुख्य रूप से प्रकाश मंडल, वर्णमंडल तथा प्रभा मंडल से मिलकर बना हुआ है। ठीक, तो इस प्रकार आप ए नंबर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहने की नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा कौन सा है? नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम सितारा कौन सा है? कहने की अल्फा सेंटौरी या बर्नार्ड स्टार या प्रॉक्सिमा सेंटौरी या सीरियस? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर चला जाएगा, प्रॉक्सिमा सेंटौरी। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर चला जाएगा, जो नासा के अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी के निकटतम सितारा है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
करें कि सकल राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है क्योंकि इसमें सम्मिलित होता है। करें कि विदेशी आय, अप्रत्यक्ष कर, पूंजी खपत भत्ता या प्रत्यक्ष कर। बताइए कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, पूंजी खपत भत्ता शामिल होता है, इसलिए जो है राष्ट्रीय आय हमेशा निवल राष्ट्रीय आय से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहें कि भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। कहें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। तो कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने की एक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहने निम्नलिखित में से कौन सा आधारित संरचना कारक स्ट्रक्चरल फैक्टर्स की कृषि विकास से संबंधित नहीं है। तो बताइए कौन सा नहीं है। कहने की सिंचाई, सड़कों की उपलब्धता, बीमा या खनन। तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर चला जाएगा, खनन। तो सिंचाई, परिवहन, विद्युतीकरण, भंडारण संरचना, कृषि बाजार, बीमा आदि जो है कृषि विकास आधारित सम्मुख संरचना कारक हैं। ठीक है, तो ये आपका डी नंबर आपका नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन से नेता गोरखनाथ मंदिर और मठ के मुख्य पुजारी भी हैं। बताइए। करें कि उमा भारती, योगी आदित्यनाथ, श्री श्री रविशंकर या महंत परमहंस दास। तो कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा, योगी आदित्यनाथ। ठीक है, आइए चलते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि उत्तर प्रदेश में खालिस्तान हेतु सबरी संकल्प अभियान की शुरुआत की गई थी गरीबी दूर करने के, कुपोषण दूर करने की, बेरोजगारी दूर करने की या निरक्षरता दूर करने की। तो बताइए। देखिए वर्ष 2017 में इसे जो है शुरू किया गया था, सबरी संकल्प अभियान। ठीक है, 2017 में शुरू किया गया था। तो कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा। तो बी नंबर सही हो जाएगा, कुपोषण दूर करने के लिए। ठीक है, यह जो है सबरी संकल्प अभियान जो है घोषणा जो की गई थी, देखिए कुपोषण को दूर करने के लिए, और इसके अतिरिक्त जो है कुपोषण अंतर्गत गर्भवती महिलाओं तथा 5 वर्ष तक के कुपोषण प्रभावित बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार दिया जाएगा इसके सबरी संकल्प अभियान के माध्यम से। ठीक, तो बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। देखिए दस्तक अभियान जो है 2018 में शुरू किया गया था। तो बताइए भी, जो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। दस्तक अभियान का उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य था जन जागरण और जन सहभागिता के माध्यम से जापानी इंसेफेलाइटिस के उन्मूलन का प्रयास किया जाना था। ठीक है, कौन सा हो जाएगा इसमें। तो कह रहे जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन या पोलियो उन्मूलन या प्रत्येक गांव को खुले में शौच मुक्त कराना। ठीक, कौन सा हो जाएगा भाई। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा, जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन करने के लिए दस्तक अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में चलाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन का शिलान्यास कहाँ किया गया है। करें कि अहमदाबाद में, गुरुग्राम में, चंडीगढ़ में या नोएडा में। तो कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, नोएडा में। तो प्रथम मोबाइल ओपन एक्सचेंज जोन जो है का जो शिलान्यास कहाँ हुआ है, नोएडा में किया गया है। ये कब किया गया था, 2018 में, जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के नोएडा में है जो देश का पहला मोबाइल ओपन एक्सचेंज खोला था। देखिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2016 में उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस किस दिन मनाया गया। कहें 4 जनवरी, 9 जनवरी, 4 फरवरी या 9 फरवरी। बताइए। ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को जो है उत्तर प्रदेश प्रवासी दिवस दिन मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कहें कि निम्न कौन सा उत्तर प्रदेश राज्य के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। कहें कि चीन, नेपाल, भूटान या बांग्लादेश। कौन सा हो जाएगा भी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी चला जाएगा, नेपाल जो है उत्तर प्रदेश राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल राज्य के साथ साझा होती है।
नेपाल जो है और अतिरिक्त राज्यों के साथ जैसे उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम राज्य के साथ भी साझा करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि बुंदेलखंड नामक क्षेत्र निम्नलिखित में किस सीमा के अंतर्गत आता है? करें उत्तर प्रदेश बिहार सीमा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा, उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा या उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सीमा। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी नंबर चला जाएगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश सीमा के साथ बुंदेलखंड सीमा के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, करें कंप्यूटर शब्दावली में पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या है? कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर चला जाएगा, पोर्टेबल्स डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी पटल लघुपथ विंडोज प्रचलन प्रणाली ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है? बताइए कौन सा हो जाएगा? करें कंट्रोल प्लस जेड, अल्ट प्लस स्पेस बार या कंट्रोल प्लस ई या अल्ट प्लस इंटर। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर चला जाएगा, कंट्रोल प्लस ESC जो है या जो है कुंजी पटल लघुपथक जो है विंडोज प्रचलन प्रणाली में स्टार्ट मेनू को दर्शाती है। अगला देखिए, करें निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को कंप्यूटरिंग के जनक के रूप में जाना जाता है? बताइए कंप्यूटर के जनक। तो ऑप्शन नंबर ये ए नंबर सही हो जाएगा, चार्ल्स वेवेज को जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि RFP का पूरा नाम क्या है जिसका उपयोग IT सेक्टर में RFP दस्तावेज के संदर्भ में किया जाता है? कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए नंबर इसका सही हो जाएगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। ठीक, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए चला जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है। अगला है, करें कि वाटसन कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस कंपनी का प्रोडक्ट है? बताइए वाटसन कंप्यूटर, करें कि माइक्रोसॉफ्ट, IBM या गूगल या डेल का। तो कौन सा हो जाएगा भाई? वाटसन कंप्यूटर प्रोडक्ट है किसका? IBM का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी नंबर सही हो जाएगा। देखिए इंटरनेशनल बिजनेस मशीन से कारपोरेशन। ठीक, IBM का वाटसन कंप्यूटर जो है कंपनी का प्रोडक्ट है। ठीक, तो डी बी नंबर आपका सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए अगला है, कहें कि माप इकाइयों की CGS प्रणाली की निम्नलिखित में से क्या परिभाषा है? बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर सही हो जाएगा, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। CGS सिस्टम क्या है? सेंटीमीटर, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम और एस मतलब सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर चलिए हो जाएगा। देखिए जो भौतिक राशियों के मापन के लिए कितनी 4 पद्धतियां जो हैं अपनाई गई हैं, कितनी 4 पद्धतियां जो हैं अपनाई गई हैं। एक CGS हो गया, FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड, और MKS पद्धति हो, MKS पद्धति मीटर किग्रा सेकेंड, और SI पद्धति है। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर यहाँ सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहें कि 1 वोल्ट कितने बराबर होता है? 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? चलिए कहें 1 जूल के, 1 जूल प्रति कूलाम के, 1 न्यूटन प्रति कूलाम के या 1 जूल के। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 जूल प्रति कूलाम के। देखिए 1 वोल्ट क्या होता है? कहें कि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? 1 वोल्ट के नाम से जानते हैं। ठीक, क्यू मतलब कूलाम। चलिए तो भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह से होता है? किस तरह से होता है? कौन कहने कि दूर दूर होते हैं, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं, या कम बारीकी से बंधे होते हैं? चलिए तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ के परमाणु कैसे व्यवस्थित होते हैं? तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर चला जाएगा, बारीकी से नहीं बंधे होते हैं। तरल पदार्थ के जो परमाणु हैं वे बारीकी से नहीं बंधे होते हैं। तो बी नंबर सही हो जाएगा। लेकिन तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में जो है परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक होता है, जिसके कारण ये एक दूसरे से मजबूती से बंधे रहते हैं। इसी कारण जो है ठोस पदार्थों का आकार एवं आयतन क्या होता है? दोनों निश्चित होता है।
तो ठोस पदार्थों के अणु जो हैं बहुत पास पास होते हैं, एक दूसरे से बहुत बंधे रहते हैं, जिस कारण से इनको आप हम मारते हैं तो हमें चोट लगती है। ठीक है, ये बहुत पास पास इनके अणु होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का व्यवस्थापन किस तरह होता है। तो कौन सा हो जाएगा भाई? अच्छा, यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुत बारीकी से बंधे होते हैं। ठीक है, बहुत पास पास जो है ठोस पदार्थ के अणु होते हैं। ठीक, तो ऑप्शन यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। करें हीरा तथा ग्रेफाइट में समान है, करें विद्युत चालकता, क्रिस्टल संरचना, घनत्व या परमाणु भार। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। हीरा तथा ग्रेफाइट में समान क्या होते हैं? परमाणु भार। आगे देखते हैं। करें कि घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? करें कि कालोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, ट्रेमेटोलॉजी या डर्मेटोलॉजी। कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, डर्मेटोलॉजी। तो घाव के अध्ययन को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी कहते हैं। देखिए, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? कैंसर का। और डर्मेटोलॉजी के अंतर्गत किसका? त्वचा के रोगों का। डर्मेटोलॉजी किसके? त्वचा तथा त्वचा के रोगों को अध्ययन किया जाता है डर्मेटोलॉजी में। ठीक, तो ट्रामेटोलॉजी में क्या किया जाता है? घाव का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में कौन सी तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है? न्यूरॉन है, नेफ्रॉन है, सेरिब्रम है या सेरिबेलम है। कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा, न्यूरॉन। जो तंत्रिका तंत्र की मूल संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन। ठीक, देखिए न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनी कोशिका है। इसका कार्य जो होता है मस्तिष्क में सूचना का आदान प्रदान करना और इसका विश्लेषण करना। ठीक है, आज देखते हैं अगला क्वेश्चन है। यानी कि हमारे शरीर में कुल पोषक तत्वों तथा खनिजों का 90% शरीर के किस भाग में सर्वाधिक रूप से सोख लिया जाता है? यानी गुर्दा, बड़ी अतड़ी, पेट, छोटी अतड़ी। तो कौन सा हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, छोटी अतड़ी। ठीक, तो इस प्रकार आपका डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, यह जो है छोटी आंत जो है कितनी मीटर लगभग लंबी होती है? 6 मीटर लगभग लंबी होती है, जो यह कुंडलित रूप में होती है। जो इसकी आंतरिक दीवार जो है सूक्ष्म अंकुर पाए जाते हैं, जो पोषक तत्वों को अवशोषित करते हैं, और छोटे आंत में अत्यधिक लंबाई और कुंडलित होना। ठीक, तो इस प्रकार आपका यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहने कि मध्य प्रदेश में स्थित कौन सा जिला भारत का कार्यात्मक रूप से साक्षर पहला जिला बन गया है? कहने कि मंडला या सीहोर। आगे देखते हैं। ठीक, तो इस प्रकार आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक, तो आपका ए नंबर यहाँ चला जाएगा। मंडला जो है आपका मध्य प्रदेश में जो है भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन गया है। ठीक, तो ए नंबर आपका यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यानी कि जनवरी 2023 में 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? यानी भोपाल में, इंदौर में, गांधीनगर में या वाराणसी में। कहाँ का भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, इंदौर में। जो 8 से 10 जनवरी 2023 के मध्य जो 17वें प्रवासी भारतीय दिवस का सम्मेलन जो हुआ कहाँ हुआ? इंदौर में। आइए अगला देखते हैं। कहने कि कुकरेल नाइट्स सफारी पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहने कि आगरा में, चित्रकूट में, सहारनपुर में या लखनऊ में। कहाँ होगा भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? डी नंबर सही हो जाएगा। लखनऊ में जो है कुकरेल से नाइट सफारी पार्क का स्थापित किया जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। कहने कि अगस्त 2022 में किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया? कहने कि हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या मध्य प्रदेश। कहाँ हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर हो जाएगा, उत्तराखंड में। तो अगस्त 2022 में राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक जिले में जो है संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय कहाँ लिया है? उत्तराखंड में।
आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगस्त 2022 में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने खारे पानी से जलने वाली देश की पहली लालटेन का अनावरण किया। इस लालटेन का क्या नाम है? यानी कि रोशनी, उजाला, दीपक या दमक। कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए नंबर हो जाएगा, रोशनी। ठीक, जो लालटेन का अनावरण किया है, इसका जो लालटेन का नाम क्या रखा है? रोशनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? 12 जुलाई को, 13 अगस्त को, 14 अगस्त को या 15 अगस्त को? बताइए भी कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी हो जाएगा, 14 अगस्त को। तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो है 14 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए वर्ष 2021 से जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 14 अगस्त को यह दिवस मनाने की क्या की घोषणा की थी। आइए देखते हैं अगला। कहें कि उत्तर प्रदेश में स्थित किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा? किसको भाई? इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, वाराणसी। जो उत्तर प्रदेश का वाराणसी शहर जो है संघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया जाएगा। आगे चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के बिरला फाउंडेशन द्वारा जिसे 31वां सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है, करेंगे वासुदेव मोही को, शरण कुमार लिम्बाले को, के शिवा रेड्डी को या प्रो रामदरस मिश्र को? कौन सा हो जाएगा भी? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा, प्रोफेसर रामदरस मिश्र को जो है 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2021 का दिया गया है। और इनके किस कविता के लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। मैं तो यहाँ हूँ, इस कविता के लिए इनको जो है 31वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो कब किया गया भाई? तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी नंबर सही हो जाएगा, 1986 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो शुद्ध एवं मिलावट रहित हो, प्रोटीन समृद्ध हो, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, आर्थिक दृष्टि से व्यवहार हो। चलिए बताइए कौन हो जाएगा भाई? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, तो इको मार्क से उन भारतीयों को दिया जाता है। ठीक, तो इस प्रकार आपके 50 प्रश्न हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको पसंद आया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।